नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला में। जैसा कि कल से ही हम लोगों ने भूगोल की क्लास शुरुआत कर दिया था और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथ में लेकर चलेंगे, ताकि जिन लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर करेंगे, और जो लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं वो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अक्षांश एवं देशांतर। और अक्षांश एवं देशांतर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ग्लोब में देखा होगा या मानचित्र में देखा होगा तो आपको इस प्रकार से कुछ रेखाएं खींची हुई दिखाई देती है। कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं जो इसे ऊपर से नीचे खींची हुई होती है, और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली रेखाएं जो होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं, या कह सकते हैं पश्चिम से पूरब खींची होती है या पूरब से पश्चिम की ओर खींची होती है। इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहा जाता है अक्षांश। और इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाओं की बिल्कुल लंबवत खींची होती है इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा। कहने का मतलब ये है कि ग्लोब पर देखोगे या मानचित्र में देखोगे तो आपको दो प्रकार की रेखाएं खींची हुई आपको दिखाई देंगी। कुछ रेखाएं तो ऐसे होंगी जो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर खींची हुई होती है, और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं जो उसके बिल्कुल लंबवत खींची होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची होती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। अब हम लोग बात ये करते हैं कि क्या पृथ्वी के सतह पर कहीं पर भी ये देखेंगे तो ये रेखाएं हमें दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सतह पर कहीं भी ये रेखाएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात ये आता है कि क्यों नहीं मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं सिर्फ मान ली गई हैं, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रेखाएं कहीं भी वास्तविक रूप से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं ये रेखाएं सिर्फ और सिर्फ मानी गई हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर किसी भी बिंदु पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये दोनों की दोनों रेखाएं हैं, ये रेखाएं सिर्फ क्या गई हैं? ये रेखाएं सिर्फ मानी गई हैं, या ये कह सकते हैं मानी गई हैं, या ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं जो वास्तव में है ये रेखाएं सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। अब बात ये आती है कि ये रेखाएं मानी गई है तो क्यों मानी गई? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो हम लोग अब ये समझते हैं। हालांकि अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग हम लोग वर्तमान समय में विभिन्न जगहों पर किया जाता है, विभिन्न संदर्भ में किया जाता है, लेकिन अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग मुख्य रूप से दो चीजों में किया जाता है। एक तो हो गया देशों की स्थिति, एक क्या हो जाता है? देशों की स्थिति। अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से ही हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी देश जो है किस अक्षांश पर स्थित है या किस देशांतर पर स्थित है। दूसरे नंबर पे देशांतर के आधार पर ही हम लोग ये बता सकते हैं कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, समय का निर्धारण कैसे नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में अक्षांश एवं देशांतर है नहीं, बल्कि इन्हें मान ली गई हैं। तो क्यों मानी गई हैं? क्योंकि अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से ही हम लोग देशों की स्थिति बता सकते हैं, समय का निर्धारण भी बता सकते हैं कि विश्व के किस भाग में कितना टाइम होगा, कितना टाइम नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, जैसे तापमान का निर्धारण कर सकते हैं, और काफी हद तक ये बता सकते हैं कि कहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, कहाँ पर तापमान कम होगा। इसी आधार पे आगे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वास्तव में संवहनीय वर्षा कहाँ पर ज्यादा होगी और कहाँ पर संवहनीय वर्षा कम होगी, ये भी बता सकते हैं। और संवहनीय वर्षा क्या है? संवहनीय वर्षा का मतलब ये है कि यह एक ऐसी वर्षा है जो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होती है। तो सीधी सी बात है, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और जहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो वहां पर संवहनीय वर्षा भी ज्यादा होगी। और अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा, मतलब कहां पर जैव विविधता ज्यादा होगा, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि कहां पर जैव विविधता कम होगा। ठीक है, और अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से ही हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कहां पर जी का मान कम होगा, कहां पर जी का मान ज्यादा होगा। और जी के मान से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि
किसी वस्तु का भार कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ किसी वस्तु का भार जो होगा कहाँ पर कम होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पूरा का पूरा पृथ्वी है, तो इस गोलाकार पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर किसी वस्तु का भार अधिक होगा, कहाँ कहाँ पर किसी वस्तु का भार कम होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर काफी हद तक इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होते हुए भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मान ली गई। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं नहीं, बल्कि इन्हें सिर्फ मानी गई हैं। और क्यों मानी गई है, तो अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होते हुए भी इन्हें मान ली गई। और किन किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा चीजें हैं कि देशों की स्थिति बता सकते हैं कि कोई देश किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, समय का निर्धारण कर सकते हैं देशांतर के आधार पर। कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तापमान भी हम लोग बता सकते हैं कि कहां पर तापमान कम होगा, कहां पर तापमान ज्यादा होगा, ये सारी की सारी चीजें बता सकते हैं। और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या नहीं देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग ये देखे हैं कि ये चीजें हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होते हुए भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को मान लिया गया। अब हम लोग बिल्कुल अक्षांश को शुरू करते हैं और अक्षांश को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद देशांतर को पढ़ेंगे, फिर दोनों में संबंध देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अक्षांश की। यदि हम लोग अक्षांश की बात करें तो ये तो सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन वैसे परिभाषित करना हो तो हम लोग अक्षांश को ये कह सकते हैं कि अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप होती है। वास्तव में कोई भी अक्षांश जो होता है वह पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप होती है। अब पृथ्वी के केंद्र के कोणीय दूरी पे 0 डिग्री पर होगा तो सही को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाए, 1 डिग्री पर होगा तो 1 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, 2 डिग्री पर होगा तो 2 डिग्री का अक्षांश कहा जाएगा, इसी प्रकार 80 डिग्री पर होगा तो 80 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, ये कहा जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है, इसका मतलब ये है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो माना गया होगा यह इसी गोलाकार पृथ्वी पर माना गया होगा। और हमारा इस गोलाकार पृथ्वी का केंद्र जो होगा बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में होगा। ऐसे मान के चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि हमारा गोलाकार पृथ्वी है तो हमारा केंद्र जो होगा वह सतह पर नहीं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है वो तो इसके सतह पर खींची गई है। ऐसे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं तो पृथ्वी के सतह पर खींचा गया है, और जो केंद्र होगा केंद्र तो बिल्कुल बीच में होगा। और केंद्र के जस्ट ऊपर जो रेखाएं खींची गई हैं, इसका मतलब ये है कि केंद्र है और केंद्र के चारों ओर जो एक रेखाएं खींची गई होती हैं इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री के कोण पर स्थित है। ठीक है, और यह सीधी सी बात है बिल्कुल मध्य में है, यह बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, यह बिल्कुल मध्य में है और यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर वाले को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और यहां पर साल के 12 महीने दिन और रात की अवधि जो होती है वह बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है एक ऐसी रेखा है जहां पर साल के 12 महीने 12 घंटे का दिन पाया जाता है और 12 घंटे की रात पाई जाती है। मतलब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और दिन और रात बराबर होने की दशा को कहा जाता है विषुव। इसका मतलब यह है कि इस रेखा पर हमेशा विषुव की दशा पाई जाती है। इस आधार पर इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है और पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाए, चाहे विषुवत रेखा कहा जाए, चाहे भूमध्य रेखा कहा जाए। और सीधी सी बात है, इसके उत्तर में जैसे जैसे बढ़ेंगे या इसके जैसे जैसे दक्षिण में जब बढ़ेंगे इसकी लंबाई में निरंतर कमी पाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे इसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे इसके दक्षिण की ओर बढ़ेंगे इसकी लंबाई जो है निरंतर घटती जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही बृहद वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को बृहद वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में होती है इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है बृहद वृत्त। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब पृथ्वी के केंद्र से यहां पर मान के चलते हैं कि 1 डिग्री की कोणीय दूरी पर एक बिंदु ऐसे एक रेखा खींची जाती है। इसी प्रकार यहां से भी खींची जाती है 1 डिग्री पर ये, और यहां पर इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाता है ये।
अब ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसी को कहा जाएगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार 2 डिग्री पे ऐसे खींचा जा सकता है, इधर भी 2 डिग्री पे ऐसे खींचा जा सकता है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो इसे कहा जाएगा 2 डिग्री, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार 3 डिग्री होगा, इसी प्रकार 4 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आओगे तो एक 89 होगा, और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी एक 89 होगा, और दोनों को मिला दोगे तो ये हो जाएगा 89 डिग्री, और उत्तर में है तो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। लेकिन जब 89 के ऊपर आप जाओगे तो इधर से जैसे आप जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 90, और इधर से जाओगे तो इधर से आ जाएगा 90। 89 तक देखोगे तो 2 अलग अलग बिंदु है, लेकिन 90 पर देखोगे तो आपका 2 बिंदु के बजाय एक ही बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ लंबाई नहीं होगी, बल्कि ये दोनों एक ही बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक को तो कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक हो गया ये 89। जब यहां पर 89 होगा, इसी प्रकार यहां पर भी 89 होगा। ठीक है, मतलब ऊपर 89 हो गए, नीचे 89 हो गए। अब बिल्कुल बीच में ये वाला 0 वाला 1 हो गया, और ये जो 90 हो गया, ये जो 90 हो गया, ध्यान देना, इन 89 को कहा जाता है अक्षांश रेखा। इस 89 को भी कहा जाता है अक्षांश रेखा, एक को भी कहा जाता है अक्षांश रेखा। लेकिन इस 90 को और इस वाले 90 को अक्षांश तो कहा जाता है, लेकिन इन्हें अक्षांश रेखा नहीं कहा जाता है, क्योंकि रेखा होने के लिए यह जरूरी है कि इसकी कुछ न कुछ लंबाई हो, इसके बीच की कुछ न कुछ दूरी हो। लेकिन 90 तो सिर्फ एक बिंदु के रूप में है, इसके बीच की कोई भी लंबाई नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है सिर्फ अक्षांश। तो इस प्रकार यदि कभी ये पूछ लिया जाए कुल कितने अक्षांश रेखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षांश रेखा कहा जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि 89 उत्तर में है, 89 दक्षिण में है, और साथ ही साथ एक जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18, 18 1 19, 8 दूनी 16, 16 1 17। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं हैं 179। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कुल कितने अक्षांश हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये अक्षांश रेखा नहीं है, लेकिन अक्षांश तो ये भी है, क्योंकि अक्षांश का मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप, और ये भी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप ही है। और कितनी दूरी पर है, तो 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये है कि यदि सिर्फ ये पूछा जाए कि अक्षांश कितने हैं, तो हम लोग 179 तो कहेंगे, 179 तो कहेंगे, लेकिन अक्षांश में इसको और इसको भी जोड़ देंगे, इसका मतलब 2 और जोड़ देंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल अक्षांशों की संख्या हो गई 181। इसका मतलब अभी हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में अक्षांश होता क्या है, अक्षांश कहा किसे जाता है, कुल कितनी अक्षांश है और कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हम लोगों ने ये देखा। और जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में निरंतर कमी पाई जाती। ठीक है, अब इन चीजों को थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कुल मतलब कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम दे दिए गए। जैसे 0 डिग्री को तो हम लोगों ने देख ही लिया है, इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा नाम दे दिया गया है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नाम दे दिया गया है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा दे दिया गया, ऐसे नाम दे दिए गए हैं। हम लोग उसको देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि मान के चलते हैं कि ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है, तो इसको हम लोगों ने ये देखा कि ये बिल्कुल बीच में होता है, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोगों ने ये भी देखा कि इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्ष भर विषुव की दशा पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि इसकी लंबाई जो होती है वह सबसे बड़ी होती है, बाकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वह छोटी होती है, इसलिए इसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर में ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये उत्तर में है तो 23.5 डिग्री, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है,
इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण में है तो इसे कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश, और इस वाले को कहा जाता है मकर रेखा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसी प्रकार ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तर में है तो इसी को कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश, और इसे कहा जाता है आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है? ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और ये है 90 डिग्री दक्षिण में है तो इसे कहा जाता है ना साउथ पोल, या इसी को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये है 90 डिग्री उत्तर में है तो इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल, या इसी को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और हम लोग जानते हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो हुआ करते थे वह थे रॉबर्ट पियरे। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह थे एमंडसन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये तो हम लोगों ने ये देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम किन किन आधारों पर पड़े हैं। अब बात ये करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा क्यों कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा क्यों कहा जाता है, इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही आर्कटिक रेखा क्यों कहा जाता है, 66 को कहा जाता है, 70 को कहा जाता है, किसी को कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर अंटार्कटिक रेखा क्यों कहा जाता है। ये तो मान के चलते हैं बिल्कुल एक बिंदु हो गया है, एक पोल की तरह हो गया, तब इसे कहा जाता है दक्षिण में तो दक्षिणी पोल मतलब साउथ पोल, ये उत्तर में है तो नॉर्थ पोल कहा जाता है, वो दो दूसरी चीज। अब बात ये पड़ती है कि इसी बिंदु को ही ये रेखा नाम क्यों दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है जो कि कर्क रेखा है, और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये जो मकर रेखा है, ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की सीधी किरणें जो जाती हैं वह यहां से लेकर यहां तक पड़ती है, और जब यहां पर आती है तो फिर इसके नीचे नहीं जाती है, सिर्फ ऐसे फिर यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, और फिर यहां तक पर जाने के बाद फिर ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आएंगे। ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। क्यों नहीं पड़ती हैं? क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करता है। और हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, तो ये पड़ता है 21 जून को। और जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ता है तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। और यहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है 22 दिसंबर को। ठीक है, और जब यहां पर सूर्य की सीधी किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। इसका मतलब यह है कि जिस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर कर्क संक्रांति मनाया जाता है उसी को कहा जाता है कर्क रेखा, और जिस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर मकर संक्रांति मनाया जाता है उसी को कहा जाता है मकर रेखा। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, इसलिए इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है कर्क रेखा, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मकर रेखा। और ये दोनों रेखाएं जो होती है वह सूर्य के तिरछी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, 66.5 वाला ये और 66.5 वाला ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य के तिरछी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में साल के 12 महीने तिरछी किरणें ही पड़ती हैं, और इन वाले क्षेत्रों में 6 महीने का दिन पाया जाता है और 6 महीने की रात पाई जाती है। कैसे 6 महीने का दिन पाया जाता है, कैसे 6 महीने की रात पाई जाती है, हम लोग जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, कैसे ऋतु में परिवर्तन होता है, इसके बाद वही टॉपिक रहेगा, तो हम लोग वहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें हमेशा, मतलब यह है कि सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती है इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर तापमान भी ज्यादा होगा। भाई जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो वहां पर तापमान ज्यादा होगा, और जहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी तो वहां पर तापमान कम होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा और यहाँ पर तापमान जो होगा वह सबसे कम होगा।
तो तापीय दृष्टिकोण से इन विशेष विशेष क्षेत्रों को भी कुछ विशेष विशेष नाम दे दिया गया है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहां से 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच के क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में कहा जाता है शीतकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शीतकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर तापमान हमेशा सबसे कम पाया जाता है। ठीक है। और इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है, दोनों को मिलाकर शीत प्लस उष्ण बराबर, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसे भी कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि किन किन अक्षांश रेखाओं को क्या क्या विशेष नाम दिए गए हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और क्यों नाम पड़ा, ये भी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने देखा कि वास्तव में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने का दिन पाया जाता है और 6 महीने की रात पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर तब फिर आगे बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कतें इस चीज़ के लिए आए कि इसमें नोट्स वगैरह कैसे बनाना है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने हाथ से लिखकर, आप कहोगे तो लिंक दे दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल वगैरह इत्यादि बना के मैं वहां पर PDF भेज दूंगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने हर एक बैच में पढ़ा है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, बाकी दिक्कत आएगी तो बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पर, फिर ये पूरा पूरा लिंक भिजवा दिया जाएगा कि वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके नोट कर भी सकते हो। और वैसे हम लोग कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। एक बार में दिक्कतें आती हैं तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा, और ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, हम लोग साथ में साथ एक चैप्टर समाप्त होगा कि हम लोग तुरंत उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, फिर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इन्हीं अक्षांश रेखाओं में। ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है, और ये हम लोगों ने देख लिया कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और साथ ही साथ ये वाला रेखा जो है इसे कहा जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहा जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर ये वाली रेखा जो होती है इसे कहा जाता है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। मान लेते हैं कि है, इधर भी एक 45 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले बीच के क्षेत्रों को कहा जाता है निम्न अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है निम्न अक्षांश। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो अक्षांश होते हैं इन्हें कहा जाता है उच्च अक्षांश। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उच्च अक्षांश। ध्यान से समझिएगा, ये भी हो जाएंगे उच्च अक्षांश। अभी हम लोग समझेंगे कि वास्तव में प्रश्न पूछे कैसे जा सकते हैं, तब और अच्छी से समझ में आएगा। अब ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है कि इसे तो कहा जाएगा निम्न अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास में होंगे, और ध्रुवीय क्षेत्रों के अक्षांशों को कहा जाएगा उच्च अक्षांश। और इसका निर्धारण कौन करती है? तो ये करती है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, सीधी सी बात है, ये मान के चलते हैं कि हमारा गोलाकार पृथ्वी है, तो सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तापमान में क्या आएगी? तो निरंतर हम लोग कहेंगे कमी आएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर या उच्च या निम्न अक्षांशों में, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं या विषुवतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, या निम्न अक्षांशों में कहेंगे तापमान ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे या ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तापमान में क्या पाई जाएगी? तो हम लोग कहेंगे तापमान में निरंतर कमी पाई जाएगी। सही है कि नहीं सही?
इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, तापमान में क्या पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे तापमान में पाई जाएगी निरंतर कमी। इधर भी बात कह सकते हैं, इधर भी कह सकते हैं कि तापमान में क्या पाई जाएगी, तो तापमान में पाई जाएगी निरंतर कमी। सही है कि नहीं सही? अब आगे समझना, ये तो हो गया तापमान। अब इसका मतलब यह है कि तापमान यहां पर सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, तापमान में कमी पाई जाएगी। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब यह है कि यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा तो यहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि यहां पर संवहनीय वर्षा भी ज्यादा होगी। और हम लोगों ने भी देखा था कि संवहनीय वर्षा का मतलब यह है कि ऐसी वर्षा जो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होती है, उसी को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा भी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, जब तापमान में कमी आएगी तो इसका मतलब यह है कि वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी। जब वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी, इसका मतलब है कि संवहनीय वर्षा में भी कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों से जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संवहनीय वर्षा में भी क्या आएगी, तो हम लोग कहेंगे संवहनीय वर्षा में भी कमी आएगी। एक तरफ लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। संवहनीय वर्षा में भी क्या आएगी, तो हम लोग कहेंगे संवहनीय वर्षा में भी निरंतर कमी पाई जाएगी। सही है कि नहीं सही? अब आगे समझिएगा, एक अभी शब्द हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में जिसे कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है? कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता जो होता है वह दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है तापमान, दूसरे नंबर पर डिपेंड करता है वर्षा। जहां पर जितना ज्यादा तापमान होगा, जितना ज्यादा वर्षा होगी, वहां पर जैव विविधता उतना ही ज्यादा पाई जाएगी, और जहां पर तापमान कम होगा और वर्षा कम होगी, वहां पर जैव विविधता भी ज्यादा कम पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में तापमान भी ज्यादा पाया जा रहा है, साथ ही साथ संवहनीय वर्षा भी ज्यादा पाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में जैव विविधता भी क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। और जैसे जैसे इसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में भी जैव विविधता में भी क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि विषुवतीय क्षेत्रों में, या ये कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः ज्यादा पाई जाएगी, और निम्न अक्षांशों से जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे या ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैव विविधता में भी कमी पाई जाएगी। सही है कि नहीं सही है? इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैव विविधता में भी क्या पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे जैव विविधता में भी कमी पाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर उच्च अक्षांशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में सारी की सारी चीजें क्या पाई जाएंगी, बिल्कुल न्यूनतम पाई जाएंगी या बिल्कुल कम पाई जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक नया चीज सीखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां तक समझ में आया? हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, यहीं पर हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। वास्तव में जी का मान समझ लेते हैं। ठीक है, जी का मान का मतलब ये है कि जैसे ये समझ लीजिए, ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है। ठीक है, ये गोलाकार पृथ्वी है, तो गोलाकार पृथ्वी में खुद का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह चीजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यदि कोई चीज ऐसे ऐसे गति करती है तो उसमें दो बल पाया जाता है, एक अपकेंद्रीय बल, एक अभिकेंद्रीय बल। कहने का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी ऐसे गति कर रही है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो इस पर एक ऐसे भी बल कार्य करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित तौर पर करेगा, एक ऐसे भी बल करेगा, और इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय का बल मतलब यह है कि ऐसा बल जो चीजों को केंद्र से दूर की ओर खींचने का प्रयास करे, और एक ऐसा बल पाया जाता है जो चीजों को केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है, और इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। जो इधर की ओर खींचने का प्रयास करे, इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यहां पर इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है वह अभिकेंद्रीय बल की ओर कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल की तरफ कर रहा है, क्योंकि वह केंद्र की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है।
और जो अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है वह काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के जस्ट उल्टा। भाई एक चीज खींचने का प्रयास कर रहा है, एक चीज दूर फेंकने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। एक खींचने का प्रयास कर रहा है, एक दूर फेंकने का प्रयास कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल जो है चीजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, और अपकेंद्रीय बल जो है वह चीजों को दूर फेंकने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा वहां पर जी का मान कम होगा, और जहां पर जी का मान ज्यादा होगा वहां पर अपकेंद्रीय बल कम होगा। ठीक है, और ध्यान से समझना, ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है ना, तो यहां पर घूर्णन गति जो होता है वह सबसे ज्यादा होता है। घूर्णन गति जो होता है वह सबसे ज्यादा होता है, और जब घूर्णन गति ज्यादा होता है, सीधी सी बात है, जहां पर गति ज्यादा होगा, जब गति ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ये अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा। जब अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वहां पर जी का मान कम होगा। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे घूर्णन गति भी कम होती जाती है। जब घूर्णन गति कम होती जाती है इसका मतलब यह है कि अपकेंद्रीय बल कम होता जाएगा, और जब अपकेंद्रीय बल कम होता जाएगा इसका मतलब यह है कि जी का मान बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं सही? इस चीज को ध्यान से समझना। ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा टीचर पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में फिर से ये चीजें बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन सीखिएगा जरूर इस चीज को। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने देखा कि सीधी सी बात है, कोई चीज ऐसे नाच रहा है तो जितना ज्यादा तेज नाचेगा उतना ही ज्यादा अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा। जब अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि जी का मान वहां पर कम होगा। और ये जो विषुवत रेखा होती है यहाँ पर आपके घूर्णन गति ज्यादा होती है। जब घूर्णन गति ज्यादा होती है इसका मतलब है कि अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा, और जब अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर जी का मान कम होगा। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे घूर्णन गति कम होती जाती है। जब घूर्णन गति कम होती जाती है इसका मतलब यह है कि जी का मान बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं सही? इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, मतलब उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाएगा। और जब जी का मान बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये है कि वस्तु का भार भी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार कम होगा कि ज्यादा होगा यह तो जी के मान पर डिपेंड करता है। क्योंकि किसी वस्तु की दो चीजें होती है, एक तो द्रव्यमान होता है जो कि हर जगह नियत होता है, दूसरे नंबर पे भार होता है जो कि जी के मान पे डिपेंड करता है। अगर जी का मान ज्यादा तो भार ज्यादा, जी का मान कम तो भार कम। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर जी का मान कम तो यहाँ पर भार कम, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो भार भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में अक्षांश क्या है, और पूरा का पूरा अक्षांशों की संख्या देखा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैसे कैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसमें कमी पाई जाती है, तापमान में कमी पाई जाती है, संवहनीय वर्षा में कमी पाई जाएगी, जैव विविधता में कमी पाई जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जी के मान में कैसे कैसे कमी पाई जाती है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे के सारे कमेंट के जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।